सरकार अपनी योजनाओं को लागू करवाने के लिए और जन समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है और अधिकारी उन काम को बखूबी भी करते भी हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने कार्य कौशल से कुछ अलग करने का मादा रखते हैं। अपनी कार्यशैली की यही अमिट छाप उनमें लोगों में बन जाती है और वो कुछ अलग हटके करते हैं। आज ऐसे ही अधिकारी हमारे साथ हैं जिन्होंने भारतीय सेना में बतौर कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में रोहतक जिला में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। कोरोना काल में न सिर्फ अपने अधिकारियों का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि जनता को जागरूक किया और जनता का मनोबल बढ़ाया, हौसला टूटने नहीं दिया। आज उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि किस तरह से कोरोना की दूसरी जो भयानक लहर थी, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे उनका समाधान निकाला। कैप्टन साहब, अगस्त में ज्वाइन किया था जी, और तकरीबन लोग ये भूल चुके थे कि कोरोना कोई चीज़ होती है जी। लेकिन मुझे याद है कि मैंने टोटल टीवी पे आपका इंटरव्यू किया था और आपने आते ही ये आगाह किया था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है और बहुत खतरनाक होगी। जी, बिल्कुल सही बात है और संयोग से आज भी ऐसा ही वक्त है कि जब तीसरी लहर की चर्चा चल रही है और अभी अभी मैं एक कार्यक्रम में था तो वहाँ भी मैंने लोगों को ताकीद की। आपकी मार्फत भी मैं पुनः करता रहता हूँ ये ताकीद के फिर पिछली बार की तरह बेवजह बेपरवाह ना हो जाएं और ये बीमारी को संपूर्ण तौर पे गया हुआ अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये वायरस का बिहेवियर बड़ा इरेटिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुसंधान अभी नहीं हो पाया है। तो पिछली मर्तबा जो आपने याद दिलाया, मैंने अगस्त में आते ही और इसी बात पे बल दिया था कि ये बीमारी कभी भी कैसा भी रूप ले सकती है। मेरी पुनः वही अपील है लोगों से कि पिछली बार का सबक हमारे सामने है और हम बेपरवाही ना करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यदि हम पालन कर लेंगे तो हम 100% इस बीमारी से बच सकते हैं। तो एकमात्र तरीका जो बचाव का है वही सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि उपचार आने में शायद वक्त लग सकता है। इसके खिलाफ एक शील्ड ज़रूर है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन 100% लोगों को करवानी चाहिए, इसी पे हम बल दे रहे हैं। परंतु उसके अलावा मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, यदि इन चीज़ों से हम ना बचें, इनका हम पालन कर लें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। जो दूसरी लहर आई थी उसमें चुनौतियां काफ़ी आई आपके सामने, लेकिन जिस तरह से आपने समाधान निकाला, लोगों में काफ़ी नुकसान जो है वो कम हुआ और लोग बचे रहे। तो किस तरह से आपने उस चीज़ को उसका समाधान निकाला और किस तरह से अपने कर्मचारियों का आप साथ लेके चले? जी, ये बरस काफ़ी इवेंटफुल रहा। कई खट्टे मीठे अनुभव इसमें हुए। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात अगर करें तो उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी स्पिल ओवर कर गई है बीमारी अप्रैल के बाद। परंतु जो भी अरसा मैंने यहाँ गुजारा, जैसा कि आपने कहा कि फ़र्स्ट वेव में इन्फेक्शन की स्पीड भी कम थी, सेकेंड वेव में इन्फेक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट वेव में राशंस इत्यादि पे, खान पान पे जोर था, क्योंकि माइग्रेंट लेबर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। सेकेंड वेव में वो इश्यूज़ नहीं थे। सेकेंड वेव में मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई, जो फर्स्ट वेव में उतना नहीं थी। फर्स्ट वेव में उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी जो सेकेंड वेव में आवश्यकता पड़ी, जैसे ऑक्सीजन थी या कुछ और ड्रग्स थे। ऑफ कोर्स चुनौतियाँ थी, सब लोगों ने मिलकर उन चुनौतियों से लड़ाई लड़ी। तो आपका जो सवाल था उसका सही उत्तर यही है कि जब हम एक टीम के तौर पे काम करेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, रिलीजियसली काम करेंगे, निष्ठा और लगन के साथ, तो हम किसी भी बीमारी पे, किसी भी तकलीफ़ पे काबू पा सकते हैं, किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। साथ में जो मूल मंत्र मैंने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो बताया, जिसमें मैं यकीन रखता हूँ कि अधिकारी जिनको आप कहते हैं, अधिकारी की परिभाषा है जिनको कोई अधिकार दिए जाएं। जनता की सेवा
हमारा फ़र्ज़ भी है, धर्म भी है। और ऐसे वक्त पे जैसा ये वक्त आया कोविड की बीमारी का, मैं ये समझता हूँ तकदीर वाले लोग होते हैं जिनको ऐसे कठिन वक्त में अपने लोगों की सेवा का अवसर मिलता है। हम उन्हीं चंद लोगों में से, भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनको ऐसी कठिन घड़ी में लोगों की सेवा का अवसर मिला। हमने एकजुट होकर सभी लोगों के साथ, जो मैंने अभी आपको बताए कौन कौन लोग, सभी तरह के लोग जुड़े, टीम की तरह काम किया। हमारे मातहत सभी लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ काम किया। हमको हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं चंडीगढ़ में और हमारी जो सरकार है जिसमें खुद हमारे मुख्यमंत्री शामिल हैं, उनसे जब भी कभी हमको सहयोग की दरकार रही, कोई सहायता की दरकार रही, इमदाद जब भी हमने चाही, उम्मीद से ज़्यादा मिली और तुरंत मिली। और उसी बदौलत हम इस कठिनाई पर काबू कर सके। हमने ख़ास तौर पे जो अभी मैंने बात कही कि एक नौकर की तरह हमको रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हम लोगों के बीच में गए, हर जगह, गाँवों में, शहर में, मोहल्ले में, गलियों में, जगह जगह हमारे सब अधिकारी उसके उसी विचारधारा के अनुसार काम करते रहे। चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो सिविल सर्विस के लोग हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफ कोर्स सबसे आगे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी का महकमा है, आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं। तो ये सब फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और सभी डिपार्टमेंट्स के लोग, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं, सभी लोगों ने एक टीम की तरह काम किया। रोहतक के एक एक नागरिक के और सभी सरकारी और गैर सरकारी लोगों के, सब लोगों के सहयोग से ही हम इस तकलीफ़ से निजात पा पाए। अगर मैं गलत ना हो तो 16 अप्रैल के आसपास की बात है जब ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी जी। और बहुत ही एक भयानक स्थिति थी कि चारों तरफ हॉस्पिटल भरे थे, PGI में भी जगह नहीं थी। तो आपने उस चीज़ को कैसे संभाला, क्योंकि तुरंत जो है रातों रात आपने ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, किस तरह से, किसको साथ लिया और किस तरह से उस चीज़ को आपने संभाला? बिल्कुल, मुझे ध्यान पड़ता है ये कि ये 15 अप्रैल के बाद समस्या थोड़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी और हमारे पास इनिशली 300 साढ़े 300 बेड्स के हिसाब से चले थे। 320 के हिसाब से PGI में जो आगे बढ़ाई गई वो 520 करी गई संख्या, फिर 400 बेड्स और बढ़ाकर वो 920 भी करी गई। इसके अलावा हमारे पास 19-20 के करीब ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जिनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था। उनमें 50% से ज़्यादा स्थान हमने कोविड पेशेंट्स के लिए रिज़र्व कर दिए थे। साथ में हमारा सिविल हॉस्पिटल भी था। तो ऑक्सीजन एक समस्या अवश्य थी। ऑक्सीजन की समस्या अलग अलग तरीके की थी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो अगर मिल जाएगी तो फिर उसकी बॉटलिंग कैसे और कहाँ की जाएगी, वो व्यवस्था अगर हो गई तो फिर बॉटलिंग किस चीज़ में की जाएगी, वो सिलेंडर्स कहाँ से आएंगे। क्योंकि एक निर्धारित संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास सिलेंडर थे, एक निर्धारित मात्रा में ही हमारे सरकारी अस्पतालों में सिलेंडर्स थे। तो हमने जो भी कारोबारी लोग हैं उनके सहयोग से, जहाँ जहाँ भी फैक्ट्रीज़ में या और वेल्डिंग करने वाले लोग या शुगर मिल्स में जहाँ जहाँ भी सिलेंडर्स थे, हमने लोगों से अनुरोध किया, उन्होंने वो सिलेंडर प्रशासन को दिए। हमने पूरे ज़िले के रिसोर्स को मोबिलाइज़ किया इस मामले में और फिर बॉटलिंग के लिए जो हमारे पास एक प्लांट था वो हमने टेक ओवर किया, सो दैट उसका कोई और इस्तेमाल न हो पाए, कोई इंडस्ट्रियल यूज़ उसका न हो पाए, केवल मेडिकल बॉटलिंग के लिए उसका इस्तेमाल हो पाए। हमने एक दूसरा टैंक भी वहाँ पर चालू किया जो इनिशियली हमारी 30-35 सिलेंडर प्रति घंटे की बॉटलिंग की जो क्षमता थी उसको बढ़ाकर हमने 70 सिलेंडर प्रति घंटा की क्षमता तक पहुँचाया। उसके बाद हमने एक और जो बॉटलिंग प्लांट मकड़ौली रोड पर था उसको काफ़ी प्रयासों से और हमारे उच्चाधिकारियों के सहयोग से सरकार से निवेदन करके हमने तुरंत उसकी लाइसेंसिंग और सारी सैंक्शंस इत्यादि उसकी करवा कर उसको हमने चालू किया, जिसमें अगेन 70 सिलेंडर प्रति घंटे की क्षमता थी। तो हम अपनी 30 सिलेंडर प्रति घंटा को बढ़ाकर 140 सिलेंडर प्रति घंटे की क्षमता पर लाए। शुरू में बिल्कुल ही हैंड टू माउथ था ऑक्सीजन का सीन। आप जानते हैं कि यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है, इस ज़िले में ऑक्सीजन बनती नहीं, वो बाहर से आती थी। तो पहले PGI में कहीं राजस्थान से, भिवाड़ी से आया करती थी, वो करार उनका ख़त्म हो गया। फिर हमारी पानीपत से आने लग गई
और जो शुरू में कोटा 6-7 टन था वो 13 टन हुआ, फिर वो 21 टन हुआ, फिर वो 23 टन हुआ, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते और एक वक्त फिर बाद में ऐसा आ गया था अप्रैल के अंत तक और मई के शुरुआत में, जब जितने हमारे पेशेंट्स एडमिटेड थे उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की हम पूर्ति कर पाए। इसमें जो डोर स्टेप डिलीवरी थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जो लोग घर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, शुरू में उनके लिए थोड़ी दिक्कत आई थी। और क्योंकि हमने बड़ी सख्ती से ये प्रोटोकॉल ऑक्सीजन का लागू किया था, हमने पीजीआई में और सारे प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट करवाया, सो दैट ये मालूम हो कि कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कहीं उससे ज़्यादा तो लोग नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि एक होर्डिंग की टेंडेंसी लोगों की बन गई थी कि रख लें, शायद पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए, या कई बार लापरवाही भी होती है कि चलो आ रही है चलने देते हैं, जैसे कोई लीकेज हो या कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो। तो वो सारी हमने ऑडिट करवाई और उससे हमें ये आकलन पर पहुंचने में आसानी हुई कि हमको एक्चुअल दरकार कितनी है, और उसी हिसाब से हम अपनी डिमांड करते थे, हम अपना कोटा बढ़वाते थे। बट येस, काफ़ी टफ वक्त था। हमारी टीम 24 घंटे इन प्लांट्स को मैन करती थी, बॉटलिंग प्लांट्स को, जहां सिर्फ और सिर्फ जो घोषित कोविड अस्पताल और सरकारी अस्पताल वहीं पर ऑक्सीजन देने का जो आदेश था उसका पालन किया गया, क्रियान्वयन किया गया। वहाँ पे पुलिस भी हमने इस काम के लिए लगा रखी थी। हमने अस्पतालों के ऑडिट के लिए भी हर 2 अस्पताल पे एक टीम 4 अधिकारियों की बना रखी थी, जिसका काम सतत निगरानी ही था। हमने पीजीआई में भी इसी प्रकार एक एचसीएस अफसर की निगरानी में ऑक्सीजन का जो रिसीविंग और उसका इशू, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, वो सब एचसीएस अधिकारियों की और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया गया। और तभी ये संभव हो सका कि जो भी उपलब्ध रिसोर्स था उसी के अंदर गुजारा किया गया। और वो गुजारा मैं ये समझता हूँ आज एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ अगेन कि हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कमी से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। जो कई जगह देश में आपने देखा होगा ऐसी कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई थी, तो हमारी टीम्स, हमारे अधिकारियों के, हमारे डॉक्टर्स के और अस्पतालों के सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों की एक अच्छी चेष्टा की बदौलत हम उसी रिसोर्स के अंदर मैनेज करने में सफल रहे। अस्पतालों के भी रेट्स इसी प्रकार फिक्स कर दिए गए थे, खाद्य सामग्री के और फल सब्जी के रेट्स भी इसी प्रकार निर्धारित कर दिए गए थे। जो भी ड्रग्स वगैरह की कहीं कालाबाजारी की गुंजाइश नज़र आती थी, हमने हर जगह ड्रग स्टोर्स पे हमने अपने व्यक्ति, अपने अफसर बिठाकर हर चीज़ को अपने नियंत्रण में हमने ले लिया था। और रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब इस टाइप के इंजेक्शंस की आप देखेंगे कि एम्फोटेरिसिन वगैरह की कोई भी कालाबाजारी हमने अपने ज़िले में नहीं होने दी। तो वो सभी एक टीम वर्क का नतीजा था। और हमारा प्रयास है कि लोग जागरूक रहें, वो इसको हल्के में न लें, अभी बेपरवाह ना बने, सो दैट यदि कोई थर्ड वेव आती है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, परंतु फिर भी यदि कोई कठिनाई आती है तो सब लोग आपसी सहयोग से इस पर पार पा पाएंगे। और मूल मंत्र है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पालन, और सभी सरकारी लोगों को एक नौकर की तरह बिहेव करना, काम करना, आमजन के साथ जुड़ के रहना, तकलीफ़ वाले व्यक्ति तक खुद पहुंचना और हर सुविधा आखिरी आदमी तक पहुंचाई जाए, ऐसी मेरी चेष्टा रहेगी। कहते हैं कोई भी बड़ी आपदा हो, युद्ध स्तर पर काम हो, अगर टीम का लीडर, कप्तान सही है, दिशा निर्देश उसका सही है, तो 100% उसमें जीत पक्की होती है। और ये जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में युद्ध स्तर पर काम करके काफ़ी लोगों की जान बचाई है, दिन रात काम किया है। और निश्चित तौर पर अभी भी चिंतित हैं, तीसरी लहर के आगाज़ पर ये कह रहे हैं कि लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें, इसका इलाज सुनिश्चित है। तो निश्चित तौर पर इनकी बातों को पहले भी लोगों ने फॉलो किया है और अब भी फॉलो करेंगे। तो कोरोना वॉरियर असलियत में हमारे योद्धा यही हैं। रोहतक से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन परविंदर के साथ मैं देवेंद्र शर्मा।